अपन ने क्या है कि जैसे कि राष्ट्रीय आय अपना टॉपिक चल रहा है। राष्ट्रीय आय टॉपिक के अंतर्गत अपन ने क्या है कि पहले 2 वीडियो के अंतर्गत क्या किया था, जैसे कि राष्ट्रीय पहले वीडियो में अपन ने क्या है कि राष्ट्रीय आय है, उसकी क्या है कि जो गणना है कि उसका टाइम पीरियड 1 वर्ष होता है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है। जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और सर्वप्रथम क्या है कि जो राष्ट्रीय आय है, उसकी गणना किस आदमी ने की थी, वो की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? 1867-68 के अंतर्गत की थी, 67-68 में। और उनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर है कि 4 अगस्त 1949 को क्या है कि पीसी महालनोबिस है, उन्होंने क्या है कि राष्ट्रीय आय की गणना की। फिर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना की गई, वो 1951 के में की गई थी। फिर केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है, इसकी की सहायता के लिए एनएसएसओ की स्थापना की गई। और ये है उसका क्या है कि राष्ट्रीय आय का बेस था। फिर है कि जैसे राष्ट्रीय आय है, उसके अंतर्गत अवधारणा है, जैसे जीडीपी है, एनडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है। ये क्या है और इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, उसको क्या है कि अपन ने पिछले 2 वीडियो के अंतर्गत क्या है कि कंटिन्यू किया। लेकिन थोड़ा सा बेस वापस ऐसे बता देती हूँ क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे जीडीपी है, जीडीपी क्या है कि जैसे कि एक देश एक वर्ष में क्या है कि एक निर्धारित अवधि के अंतर्गत जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, उसके क्या है कि अंतिम मूल्य का योग है, उसे जीडीपी के अंतर्गत होता है। जैसे इस और फिर है कि जैसे एनडीपी, एनडीपी क्या है कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो इसको अपन क्या कहते हैं कि जैसे नेशनल जो राष्ट्रीय आय है, जिसमें क्या है कि एक वर्ष एक एक देश होता है, वो एक वर्ष के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य का योग है, उसके अंतर्गत क्या है कि विदेशों से प्राप्त जो आय शुद्ध आय होती है, उसको अपन क्या है कि जोड़ लेते हैं, तो वो क्या है कि एनडीपी प्राप्त हो जाती है। फिर है कि जैसे कि एनडीपी है, एनडीपी के बाद में क्या है कि अपन क्या करते हैं, उसके अंतर्गत क्या है कि अपन को क्या ज्ञात करना है कि जीएनपी ज्ञात करनी होती है। तो जीएनपी अपन को ज्ञात करना होता है, तो अपन क्या करते हैं, जैसे कि एनडीपी है, नहीं एनडीपी से जैसे कि जीडीपी है, जीडीपी से अपन को क्या ज्ञात करना है, जीडीपी है, जीडीपी में फिर एनडीपी हो गया, एनडीपी के बाद में जीएनपी हो गया, जीएनपी है, उसके अंतर्गत बाद में है एनएनपी। तो है कि ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट है। और नहीं, जैसे देखो एक मिनट कन्फ्यूज हो गए वापस। देखो जैसे जीडीपी है, जीडीपी को क्या है कि एक देश एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, उसके अंतिम मूल्य का योग तो जीडीपी होता है। लेकिन अपन को क्या है कि उसके बाद में जो है कि एनडीपी ज्ञात करना, तो एनडीपी क्या होता है कि नेशनल नहीं कहीं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो उसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो जीडीपी है, जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा देंगे ना, तो अपन को क्या ज्ञात हो जाएगा, वो एन डीपी ज्ञात हो गया। फिर है कि जीएनपी ज्ञात करना है, तो जीएनपी में क्या करेंगे कि जो जीडीपी है विदेशों से नहीं, जीडीपी है एक वर्ष यानी एक देश एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन करता है, उसके अंतिम मूल्य ये तो होता है जीडीपी। इसके अंतर्गत क्या है कि विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन आय होती है, उसको अपन जोड़ लेंगे ना, तो अपन को क्या ज्ञात हो जाएगा, मूल्य अपन को क्या है कि उसमें विदेशों से प्राप्त सुसाधन आए, उसको जोड़ेंगे तो अपन को जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद में अपन को क्या कि एनएनपी ज्ञात करनी है, तो जीएनपी है, उसमें से क्या है कि ह्रास घटा देंगे, तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, जीएनपी से मूल्य ह्रास घटाने पर अपन को क्या है कि एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। फिर है कि मैंने ये बताया उसके बाद में कि जैसे कि मूल्य जैसे जीडीपी एनडीपी, इनमें क्या है कि जैसे चेंज किस प्रकार होता है, तो अपन क्या करते हैं कि जो जीडीपी है क्या है कि जीडीपी है, जो प्रथम चेंज होता है तो वो मूल्यह्रास के कारण होता है, और दूसरा चेंज होता है वो किसके कारण होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के आधार पर होता है। फिर तीसरा चेंज है वो टैक्स और सब्सिडी के आधार पर होता है। फिर क्या है कि जो 8 अवधारणा थी, उस अवधारणा को मैंने क्या है कि आपको बताया कि किस प्रकार किस अवधारणा को क्या है कि अपन ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रीय आय है, समझ से जो बेसिक अवधारणा है वो, और फिर है राष्ट्रीय आय की जो 4 अवधारणा है, 4 की फिर क्या है कि उनकी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट करते हैं, तो उसमें 8 अवधारणा हो जाती है। उन अवधारणा को पढ़ा, और उसके बाद में आज अपन क्या पढ़ेंगे, जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की जो विधियां हैं, उन विधियों के बारे में अपन क्या है कि विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो 2 वीडियो पहले वाले हैं उनको देखा, तो आपको क्या है कि उसमें आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में कहीं नहीं आए, तो आप क्या है कि कमेंट छोड़ सकते हो, जिसमें क्या है कि मैं आपको क्या है कि
उसका रिप्लाई वापस दे दूँ। और जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम ये आपकी पीडीएफ मिल सकती है, तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि इसकी पीडीएफ से कुछ ही नहीं है। अगर आपको ये याद हो जाए, तो आपको क्या कि कहीं इसकी पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसे कि राष्ट्रीय आय वाले ऐसे टॉपिक हैं, जो टॉपिक रट के इनको अपन क्वेश्चन नहीं कर सकते। इनके क्वेश्चन करना है तो अपन को क्या कि इसको समझना ही पड़ेगा कि एनडीपी, जीडीपी किसे कहते हैं, एनडीपी किसे कहते हैं, जीएनपी किसे कहते हैं, और एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये किसे कहते हैं। ये उदाहरण आपको समझनी ही होगी। अगर ये आपको समझ में नहीं आए, आप रट के जाओगे ना, तो क्या होगा कि रटने से वो आप क्या है कि उसको भूल जाओगे। लेकिन समझा हुआ होता है ना, वो आपको कभी भूलते नहीं। आप एक बार देखिए, एक बार आपको समझ में नहीं आता तो दूसरी बार देख सकते हो। दूसरी बार ही अगर अगर आपको समझ में नहीं आए, तो आप क्या है कि कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हो। लेकिन ये मैसेज है कि मैम आपकी पीडीएफ मिल सकती है। पीडीएफ है तो पीडीएफ से कुछ ही नहीं होता। पीडीएफ आप समझ लोगे क्या? मैं मैंने क्या लिखा है, जीडीपी है तो मैंने लिख दिया जीडीपी माइनस मूल्यह्रास से बराबर एनडीपी। तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, ये एनडीपी कैसे ज्ञात किया जाता है, क्योंकि इसकी अवधारणा और इनके अलग अलग एक ही अवधारणा से अपन क्या है कि ऑटो अवधारणा निकाल सकते हैं। जब तक आपको क्या है कि ये अवधारणा एकदम से नहीं आएगी, उसको समझ में नहीं आई अवधारणा, तो आप उसमें क्या है कि कुछ नहीं कर सकते। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा वो तो कर लोगे, अवधारणा में से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको क्या है कि नहीं कर पाओगे। तो इसमें है कि जैसे कि और फिर है कि जो उत्पत्ति के साधन है, वो उत्पत्ति के साधन मैंने 4 बताए थे। जैसे पूंजी है, पूंजी पर अपन को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। और फिर है कि जैसे भूमि है, भूमि पर लगान दी जाती है, श्रम पे मजदूरी दी जाती है, साहस है उस पे क्या है कि अपन को लाभ मिलता है। तो इस प्रकार है कि 2 वीडियो के अंतर्गत जो मैंने पढ़ाया है, वो अभी आपको क्या है कि 5 मिनट में उसका क्या है कि रिवाइज कर दिए हैं। अब अपन क्या करेंगे कि जैसे राष्ट्रीय आय है, उसको मापने की जो विधियां हैं, उन विधियों को अपन क्या है कि करने वाले हैं। राष्ट्रीय आय की गणना है मुख्यतः 3 प्रकार से की जाती है। जैसे उत्पादन विधि है, आय विधि है और व्यय विधि है। राष्ट्रीय आय की गणना क्या है कि उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि में से किसी भी विधि के द्वारा करने पर आर्थिक यानी राष्ट्रीय आय का प्रवाह की मात्रा समान ही रहती है। क्योंकि एक देश में जितना उत्पादन होता है, उसे बेचने पर जो धनराशि प्राप्त होती है, उससे उत्पत्ति के साधनों में क्या है कि वितरित कर दी जाती है। तो है उत्पत्ति के साधन कितने बताए थे? उत्पत्ति के साधन बताए गए थे 4। 4 कौन से? पूंजी है, भूमि है, श्रम है और साहस है। फिर है कि यह उत्पत्ति के साधनों की आय होती है तथा यही उनका क्या है कि वह होता है। जैसे कि जीएनपी बराबर जीएनआई बराबर ये क्या है कि जैसे कि ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट और ग्रोथ नेशनल इनकम, ये और ग्रोथ नेशनल इनकम, ये सारी की सारी क्या है कि एक ही होती हैं। फिर है कि जैसे उत्पादन विधि है। उत्पादन विधि है उसको क्या है कि 2 भागों में बांटा गया है। अंतिम मूल्य विधि है और मूल्य वर्धन विधि है। तो आप इनको समझिए कि अंतिम मूल्य विधि क्या होती है और मूल्य वर्धन विधि क्या होती है। पहले अपन देखेंगे अंतिम मूल्य विधि। जैसे कि एक देश एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, उसके अंतिम मूल्य का योग करके क्या है कि ये ज्ञात की जाती है। इसमें क्या है कि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाता। जो मध्यवर्ती वस्तु हैं उसका मूल्य नहीं जोड़ा जाता है। और दोहरी गणना की समस्या के अगर मध्यवर्ती वस्तु हैं उनका क्या है कि मूल्य जोड़ा जाएगा, तो क्या है कि दोहरी गणना की समस्या होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे एक फंटा है, फंटा कितने का है? 500 रुपये का हुआ। फिर कुर्सी है, कुर्सी फिर फंटा से कुर्सी बनाई तो वो 1000 रुपये की हो गई। फिर उसमें क्या है कि रंग रोगन किया तो वो 1800 की होगी। अगर अपन और फिर पैकिंग करने पर फिर क्या है कि 2000। और फिर वे अंतिम है उसमें क्या होगा, वो होगा 5300 रुपये हो जाता है। अंतिम ये करते हैं तो इन सबको जोड़ते हैं ना, तो क्या है कि 5300 रुपये आता है। लेकिन ये अंतिम मूल्य नहीं है। अंतिम मूल्य में क्या कहा गया है कि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाएगा। जो अंतिम में है वो ही जोड़ा जाएगा। जो अंतिम मूल्य ये पैकिंग करने के बाद जो 2000 मिला अपन को, वो ही अंतिम मूल्य है। जो ये मध्यवर्ती है उसको अपन नहीं जोड़ेंगे। और इसमें तो ये है। फिर है कि मूल्यवर्धन विधि। इसमें क्या है कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर या चरण पर वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि होती है, उसे जोड़कर दोहरी गणना की समस्या का समाधान करने तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दोहरी गणना है उसकी समस्या है उसका समाधान मूल्यवर्धन विधि है। मतलब जो है कि यहाँ से या जो मूल्य बढ़ा है उसको ही जोड़ा जाएगा। जैसे पहले 500 था फंटा, फिर कुर्सी है तो 1000 की, 1000 का तो पहले अपन ने फंटा जोड़ लिया 500 का, तो 1000 में से 500 गए तो 500 बचे। फिर है कि जैसे कि रंग रोगन है 1800 है,
तो इसमें क्या है कि पहले अपन ने क्या है कि जैसे कि ये 500 है, तो ये 500 तो उसमें क्या है कि अपन को जैसे इसमें 1000 ये जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या है कि एंड में जो कितने हुए हैं वो 1000 ही बचे हैं। फिर ऐसे करके जो अंतिम मूल्य है तो यहाँ है 2000 और 1800 है, तो इसमें दोनों में कितने का अंतर हुआ था? यह अंतर हुआ 200 को, यह अंतर हुआ 800 का, यह अंतर हुआ 500 का। जो इनके बीच का है वो ही जोड़ेंगे, तो इनका सारे तो वो क्या हो गया 2000 रुपये। तो मूल्यवर्धन विधि और अंतिम मूल्य विधि दोनों से ही अपन क्या है कि उत्पादन विधि है उसमें क्या है कि आय को ज्ञात कर सकते हैं। अंतिम मूल्यवर्धन विधि में तो क्या है कि अंतिम जोड़ा जाएगा, और मूल्यवर्धन विधि है जो क्या है कि जो उसमें जैसे एक वस्तु है उसमें जुड़ ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि 500 थे, 500 तो पहले ही ऐड हो रखे थे, ज़्यादा 1000 हुए तो 1000 में से ये घटा देंगे, ऐसे करके 1000 में से फिर है कि ये 1000 है, 1800 हुए तो 1000 तो पहले ही थे, उसमें से 800 घटा देंगे, तो क्या है कि 1000 थे, 1000 में से बड़े कितने हैं यहाँ 800 बटे हैं, तो 800 को अपन यहाँ कर देंगे। तो इस प्रकार है कि जो उत्पादन विधि है उसको अपन अंतिम मूल्य विधि से और मूल्यवर्धन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आप इसके साथ ही इसके क्वेश्चन भी देख सकते हो, जैसे कि दोहरी गणना की समस्या है, उसको दूर करने के लिए निम्न में से किस मद को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाया जाता है? तो उसमें क्या है कि मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य है उसको क्या है कि घटाया जाता है। फिर है कि राष्ट्रीय आय की इस विधि में दोहरी गणना की त्रुटि की संभावना होती है। राष्ट्रीय आय किस विधि ऐसी है जिसमें कि दोहरी संभावना की, जैसे अपनी उत्पादन विधि है, उत्पादन विधि में क्या है कि दोहरी गणना की त्रुटि की संभावना होती है। ये है अपने फिर उत्पत्ति के साधन है, जैसे पूंजी है, भूमि है, श्रम है और सास है, इन पे अपन को क्या मिलता है। फिर है जैसे कि दूसरी विधि है आय विधि। आय विधि के द्वारा भी क्या है कि राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जैसे आय विधि को क्या है कि कारक लागत या घटक लागत भी कहते हैं। आय विधि को क्या कहते हैं? कारक लागत या घटक लागत भी कहते हैं। उत्पत्ति के साधनों को किया गया भुगतान उसकी आय होती है। जो उत्पत्ति के साधन है उनको क्या है कि किया गया भुगतान, ये उत्पत्ति के साधन है, इनको किया गया ये भुगतान है, वो उनकी क्या है कि आय होती है। जैसे ये तो साधन हुए सारे के सारे, और उनको किया गया भुगतान, जैसे पूंजी पे ब्याज, भूमि पे लगान, श्रम पे मजदूरी, सास पे लाभ, तो ये किया गया जो है कि भुगतान उसकी आय होती है। इन सबको क्या है कि जोड़ दिया जाता है। ये है उनको आय विधि के अंतर्गत, जैसे लगान, लाभ, मजदूरी और ब्याज, ये सारे के सारे हैं, उनको क्या है कि आय विधि के अंतर्गत जोड़ दिया जाता है। जैसे उत्पत्ति के साधन ये बता दिए गए, फिर है कि ये है उसके क्या है कि फिर उनको दिए किया गया भुगतान ये है, इन सबको जोड़ दिया जाता है। GNI के लिए यहाँ क्या है कि निफा को जोड़ देते, विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ दिया जाता है। फिर है कि जैसे कि साधनों को मिला भुगतान उनकी आय होती। जो साधन होते हैं ना, जैसे साधन है पूंजी, भूमि, श्रम और सांस, ये तो है कि उत्पत्ति के साधन है। इन साधन है कि को किया गया जो भुगतान होता है ना, जैसे ब्याज, लगान, मजदूरी और क्या है कि लाभ, ये सारे के सारे क्या है कि उनकी आय होते हैं। भूमि है जो क्या है कि स्थिर प्राकृतिक संसाधन है। भूमि को क्या कहा जाता है? स्थिर प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। आय विधि है उसमें रखी जाने वाली सावधानियाँ क्या क्या है उनको अपन देखेंगे। जैसे कि सोम के रोजगार से प्राप्त आय का हिसाब नहीं होता। सोम के जो रोजगार है उससे प्राप्त आय का हिसाब नहीं होता है इसके अंतर्गत। किस विधि के अंतर्गत? आय विधि के अंतर्गत। उत्पादन का थोड़ा सा हिस्सा अपने सोम के पास रख लेने पर वह हिस्सा के गणना से बाहर हो जाता है। जैसे है कि एक आदमी है, दुकान पे बैठा है, तो वो क्या है कि जैसे कि उसकी दुकान नहीं और किसी की दुकान पे रहता है, तो उसने क्या है कि जो है सामान बेचा है उसमें से क्या है कि कुछ रुपए, जैसे कि किसी वस्तु पे उसने ज़्यादा रुपए ले लिए और किसी ज़्यादा रुपए ले लिए, वो रुपए अपने क्या है कि जेब के अंदर रख लेता है, तो वो क्या है कि राष्ट्रीय आय की गणना से क्या है कि बाहर हो जाता है। फिर एक नकद के स्थान पर सेवा व वस्तु के रूप में दी जाने वाली मजदूरी की गणना भी से इससे बाहर, राष्ट्रीय आय से बाहर हो जाती है। जैसे कि अपन देखते हैं कि पहले के ज़माने में तो ज़्यादा होता था, वस्तु के बदले वस्तु ले ली जाती थी, और या क्या है कि किसी वस्तु के बदले क्या है कि ऐसे अपन आज भी देखते हैं ना, अपने अगर खेत में काम करवाना है तो अपन क्या करेंगे कि पहले है उसको बोलेंगे मेरे खेत में काम है, चल 5 दिन मेरे खेत में काम कर ले, और फिर 5 दिन मैं तेरे खेत में काम कर लूँगी। तो इस प्रकार की जो आदान प्रदान की जो मजदूरी की ये गणना है वो क्या है कि राष्ट्रीय आय से बाहर हो जाती है। फिर है कि आय को क्या है कि सरकार से छिपाना आदि वे स्थितियाँ हैं जहाँ सावधानी ही रखनी होती है। जैसे कि कुछ व्यक्ति है आय को क्या है कि छुपा भी लेते हैं, जैसे कि कोई जैसे जिनकी इनकम टैक्स से लगता है, इनकम टैक्स से बचने के अनेक जरिए होते हैं, उन जरियों से वो क्या है कि अपनी जो आय है सारी की सारी क्या है कि प्रदर्शित नहीं करता है, जिससे वो क्या है कि राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है उससे वो क्या है कि बाहर हो जाते हैं। फिर है कि व्यय विधि।
वह विधि खपत निवेश की विधि भी कहते हैं तथा उत्पाद मांग के आधार पर क्या है कि गणना इसी विधि में होती है। वह विधि है जो उत्पाद मांग के आधार पर जो उत्पादन पर किया गया वह है उसकी गणना इसी विधि के आधार पर होती है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक वर्ष की अवधि में किए गए उपभोग निवेश व्यय या सरकारी व्यय इसके है कि मैं आयात निर्यात के अंतर को जोड़ दिया जाता है तो ये सकल व्यय विधि कहलाती है। जैसे कि है सी यानी उपभोग व्यय, आई यानी निवेश व्यय और जी यानी सरकारी व्यय। इनको क्या है कि इनमें है आयात निर्यात के अंतर को एक्स और एम यानी आयात और निर्यात का है अंतर उसको जोड़ देते हैं तो ये सकल व्यय विधि होती है। किसके अंतर्गत? उपभोग निवेश सरकारी व्यय के अंतर्गत। आयात निर्यात का जो अंतर है उसको जोड़ देते हैं तो अपन को क्या है कि व्यय विधि ज्ञात हो जाती है। सी यानी उपभोग व्यय, आई यानी निवेश व्यय, जी यानी सरकारी व्यय, एक्स माइनस एम यानी निर्यात आयात। तो अपन को क्या है कि ये ज्ञात हो जाती है। इस प्रकार अपन क्या है कि जैसे कि है इसके माध्यम से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, व्यय विधि या खपत निवेश विधि को भी अपन क्या है कि ज्ञात कर सकते हैं। फिर अपन देखिए जैसे कि क्वेश्चन है, जैसे ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय गणना करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए उत्पादन आय संगणना विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से क्षेत्र में किस विधि का प्रयोग किया जाता है उसको अपन क्या किया देखेंगे। जैसे कृषि क्षेत्र है, कृषि उत्पादन विधि का उपयोग किया जाता है क्योंकि जैसे कृषि है, कृषि के माध्यम से अपन क्या है कि अनाज है कुछ चीज़ है वो क्या है कि उसका उत्पादन करते हैं तो उसमें उत्पादन विधि होती है। उद्योग क्षेत्र है उसमें भी उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन विधि है। निर्माण क्षेत्र किसी चीज़ को बनाने के लिए अपन को क्या है कि व्यय करना पड़ता है तो उसमें क्या है कि व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अपन यहाँ किसी भी संस्था के अंतर्गत सेवा देंगे, सेवा के बदले में अपन को क्या प्राप्त होगा? आय प्राप्त होगी। तो इसमें क्या है कि आय विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे कृषि और उद्योग है इसमें क्या है कि उत्पादन होता है तो उत्पादन विधि का उपयोग किया जाएगा। फिर निर्माण क्षेत्र है तो उसमें व्यय होता है तो व्यय विधि का उपयोग किया जाएगा। सेवा क्षेत्र है तो सेवा क्षेत्र में क्या है कि आय विधि का उपयोग किया जाएगा। फिर अगला देखिए आप, देखो इसमें क्या है कि अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें, जैसे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जैसे आय व्यय उत्पादन उपयुक्त सभी विधि का उपयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि, जैसे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किस विधि का, तो ये देखो सारे के सारे ऑप्शन आए, इनको ऑप्शन को पढ़ना और क्वेश्चन को पढ़ना आप। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है? राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो किस आधार पर की जाती है और किस किस विधियों का उपयोग किया जाता है? तो ये है गणना की जाती है उत्पादन आय संगणना विधि, उत्पादन आय संगणना विधि के द्वारा। भारत में क्या है कि निर्माण क्षेत्र में उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। भारत में क्या है कि निर्माण क्षेत्र है उसमें उत्पादन का अनुमान किस विधि के आधार पर लगाया जाता है? वस्तु प्रवाह व्यय विधि के आधार पर निर्माण कर रहे हैं। निर्माण किसी चीज़ का करते हैं तो अपन को क्या करें, उस पर पैसे खर्च करने होते हैं ना, तो वस्तु प्रवाह व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। फिर है कि जैसे उत्पादन के मांग पक्ष के आधार पर जीडीपी की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका क्या है? जीडीपी की गणना करना है तो उसका उत्पादन तरीका व्यय विधि है। कौन सी विधि है? व्यय विधि है। फिर है कि देखो जैसे कि ये है अपने भारत में राष्ट्रीय आय में या जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? सेवा क्षेत्र का या प्रत्यक्ष तृतीयक क्षेत्र का है। जो भारतीय राष्ट्रीय आय है उसमें क्या है कि जीडीपी है उसका क्या है कि सर्वाधिक जीडीपी में किसका सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र या प्रत्यक्ष तृतीय क्षेत्र का रहा है। जैसे जैसे हमारे देश में विकास किया वैसे वैसे देश की जीडीपी में क्या है कि प्राथमिक कृषि क्षेत्र का हिस्सा क्या कि क्रम से घट गया तथा सेवा क्षेत्र का हिस्सा क्रम से बढ़ गए। जैसे कि है जैसे आज़ादी से पहले या शुरू में ये था कि जैसे कि जीडीपी है, राष्ट्रीय आय है या जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका था? प्राथमिक क्षेत्र कृषि का था। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ देश का तो क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा तो कम हो गया लेकिन जो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है उसका क्या है कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान हो गया है। भारत में सर्वाधिक योगदान रोजगार कृषि प्राथमिक क्षेत्र देता। भारत में जो रोजगार प्रदान करता है ना सबसे ज़्यादा वो तो करता है कृषि या प्राथमिक क्षेत्र करता है। लेकिन भारत में है जो जीडीपी है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का। ये समझ लीजिए आप। पहले देखो आज़ादी से पहले तो था कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका था? जीडीपी के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान था प्राथमिक क्षेत्र का। लेकिन अभी वर्तमान में है जो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का है। जो रोजगार प्रदान करने वाला, जो ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा? तो वो तो प्राथमिक क्षेत्र है, नहीं कि तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या है कि जीडीपी में योगदान ज़्यादा दे रहा है। फिर है देखिए आप इसके अंतर्गत देखो
भारतीय अर्थव्यवस्था में। फिर निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो देख लीजिए आप इसमें क्या है कि जैसे कि फटाफट में सेवा क्षेत्र करता है। सेवा क्षेत्र ज़्यादा योगदान प्रदान नहीं करता है। सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र तो कृषि एवं सहायक क्रियाएं हैं। फिर है कि भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। तो आपको ये है कि समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन वो है जैसे भी मैंने इसमें कराए और बीच में जो वीडियो पढ़ा है उसके अंतर्गत कराए। ये क्वेश्चन क्या है कि कोई से एग्जाम में क्या है कि आए हुए हैं, तो मैंने क्या है कि इन क्वेश्चनों को साथ में ऐड कर दिया। तो आपको क्या है कि ये भी पता रहना चाहिए जैसे कि ये क्वेश्चन आप इसमें ऐसे पढ़ते हो तो आप उसमें कन्फ्यूजन हो सकते हो कि सर्वाधिक रोजगार, तो आप उसमें जीडीपी ईडीपी तो भूल जाते हो। सर्वाधिक योगदान कहते हो सेवा क्षेत्र का, सर्वाधिक योगदान है रोजगार प्रदान करने में वो तो क्या है कृषि क्षेत्र का है। लेकिन जीडीपी में अगर सर्वाधिक योगदान पूछा जाएगा तो वो क्या होगा? तृतीयक क्षेत्र का होगा। तो आपके है ऐसे करके जैसे कि राष्ट्रीय आय तो मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो गई है। जैसे फिर है कि जैसे राष्ट्रीय आय की जो विशेषता है वो तो राष्ट्रीय आय अपने अच्छे से पढ़ी तो उसमें आपको क्या है कि समझ में आ गया होगा। फिर एक देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत देखिए जैसे क्वेश्चन व्यक्तिगत खर्च योग्य आय या परियोज्य आय, ये आमतौर पर क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है कि व्यक्तिगत खर्च योग्य आय क्या है, परियोजन आय क्या है। यदि किसी व्यक्ति की आय में से प्रत्यक्ष कर, व्यक्ति की जो आय होती है उसमें से प्रत्यक्ष कर, आयकर, फीस, जुर्माना आदि को क्या है कि घटा दिया जाता है तो व्यक्ति के उपभोग और बचत और उसकी जो उपभोग है और बचत को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या है कि उसकी खर्च योग्य आय बन जाती है। मतलब है कि व्यक्ति है, व्यक्ति के पास जो आय है, आय में से उसका जो प्रत्यक्ष कर होता है उस कर को घटा दो और उसकी बचत है और उसकी जो उपभोग है उसने कितना उपभोग किया और उसकी कितनी बचत हुई, उन दोनों को जोड़ लो तो क्या है कि व्यक्ति की जो है कि खर्च योग्य आय या परियोज्य योग्य आय ज्ञात हो जाती है। तो देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपन व्यक्तिगत आय या खर्च योग्य आय कैसे ज्ञात करते हैं। यदि व्यक्ति आय कितना है उसकी 50,000 रुपये है, व्यक्ति का आय कर कितना है उसका 2,000 रुपये है और फिर क्या है कि उपभोग है उसका क्या है कि 42,000, व्यक्ति व्यय भुगतान है यानी कि ब्याज भुगतान उसका है 2,000 और वैकल्पिक बचत क्या है उसकी क्या है कि 4,000 है। तो उसकी क्या है कि खर्च योग्य आय क्या होगी? एक तो आप सीधे ही कर सकते हो जैसे कि ये आप क्या करोगे जैसे कि उसका उपभोग है 42,000, फिर है उसकी बचत कितनी है 4,000 और उसकी व्यक्ति ब्याज भुगतान कितना है 2,000, इनको जोड़ लो तो आपके ये आंसर आ जाएगा 48,000। और ऐसे माता बच्ची नहीं करना चाहते हो तो वही है कि उसमें जो क्या है कि उसका आयकर है उसको क्या है कि घटा दीजिए। जैसे कि 50,000 रुपये हैं उसकी, 50,000 में से आयकर कितने दे रहा है 2,000 रुपये दे रहा है ना, वो आयकर 2,000 रुपये दे रहा है तो इसको घटा देंगे तो अपने क्या है कि वो 48,000 रुपये आ जाएंगे। चाहे ऐसे करो चाहे उसकी जो व्यक्ति बचत है भुगतान है और वो क्या है कि उपभोग करता है उनको जोड़ लो तो वो करता है जैसे कि इसमें है उसकी जैसे ये रही 42,000 तो है उसका उपभोग हो गया, 42,000 उसका उपभोग होया और ब्याज भुगतान है उसका वो कितना हो गया 2,000 उसका ब्याज भुगतान हो गया और फिर उसकी 4,000 है क्या है कि बचत होगी। इन सबको जोड़ लो तो भी वो क्या है कि उसका 48,000 रुपये आ जाएंगे। क्योंकि ये आमतौर पर क्वेश्चन पूछा है व्यक्तिगत खर्च योग्य आय है या परियोजन्य आय है तो वो कैसे ज्ञात की जाती है। जो व्यक्ति है जो व्यक्ति की आय है, आय में से क्या है कि उसका जो क्या है कि जो आयकर होता है ना उसको घटा दीजिए तो आयकर घटाने से जो तो आय प्राप्त होती है वो व्यक्ति खर्च योग्य आय या परियोजन्य आय प्राप्त हो जाएगी। फिर है कि जैसे कि राष्ट्रीय आय का महत्व है तो राष्ट्रीय आय के महत्व वाले में आपको इतना नहीं है। तो फिर मेरे समझ से मेरी तरफ से तो यही है कि मैंने राष्ट्रीय आय है जो आपकी क्या है कि 3rd ग्रेड के अंतर्गत है, 2nd ग्रेड के अंतर्गत जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन राष्ट्रीय आय को मेरी तरफ से मैंने क्या है कि कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको ये वीडियो क्या है कि यूजफुल लगी है तो आप उसको क्या है कि लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें न तो आपको कोई पैसा लगने वाला है और न ही कोई और कुछ, लेकिन मेरे को इतना पता चल जाता है कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो आपके लिए क्या है कि यूजफुल है। और इसमें क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करोगे तो उसमें है कि ये सारे बच्चे अपने सब बच्चे भी इसमें क्या है कि बेनिफिट ले सकेंगे। तो इस प्रकार है कि मैंने है जो राष्ट्रीय आय का टॉपिक है, राष्ट्रीय आय का टॉपिक मैंने क्या है कि एसएस में जो 2nd लेवल है एसएस से तैयारी कर रहा है उसके सब्जेक्ट में जो है वो सब्जेक्ट में है राष्ट्रीय आय, वो मैंने क्या है कि इस यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए। फिर अपन मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के अंतर्गत।